आइए आपका इस YouTube चैनल में आपके पुनः स्वागत है। पार्ट सेकंड बना रहे हैं आज स्थिर वैद्युत का। जैसे पिछली कक्षाओं में आपको बता चुका हूँ कि स्थिर वैद्युत के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं विद्युत आवेश। तो किसी भी वस्तु को रगड़ने या घर्षण के कारण उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युतमय। मतलब गुण जो इसमें उत्पन्न हुआ है जिस पदार्थों में, वो क्या कहलाते हैं, विद्युतमय। तथा इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत। तो हम परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत क्या है। तो विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश या आवेश एक भौतिक राशि है जिसको कोई ग्रहण कर लिया, कोई पदार्थ, जैसे कोई पेन है, ये पेन अगर आवेश ग्रहण कर लिया है तो इसमें क्या आ जाएगा, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है कूलाम। और हम ये चूँकि भौतिक राशि है तो इसकी विमी सूत्र दर्शा सकते हैं M0 L0 T0 और A हम लोग पढ़े हैं भौतिक राशि विद्युत धारा, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो विद्युत से ही हमारा क्या ले सकते हैं, एम्पियर। ये इसकी क्या हो गई, भौतिक राशि। अब हम लोग पढ़े थे कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था कि कांच की छड़ को रगड़ने पर जो आवेश आया था उसे हम क्या कहते हैं, धन आवेश। और एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर जो आवेश आया था वो कहलाता है हमारा ऋण आवेश। इस तरह से हम लोग पढ़ लिए थे। फिर हम लोग पढ़े थे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में। तो बताया था कि प्रत्येक जो पदार्थ है वो अणु और परमाणु से मिलकर बना है। उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और जब कोई ऊर्जा इसको मिलती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलकर किसी अन्य वस्तु में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, वो आवेशित। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रगड़ने से क्रिया से पदार्थ में धन आवेश उत्पन्न होता है और दूसरे में उतना ही ठीक क्या होता है, ऋण आवेश। जितना इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकला है उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरी वस्तु में जाएगा। तो धन और ऋण आवेश सदैव क्या होते हैं, बराबर। जैसे कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं और परमाणु क्या होता है, उदासीन। और इसमें जितने आवेश जाएंगे, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही क्या होंगे, ऋण आवेश और उतने धन आवेश। फिर हम लोग पढ़े थे चालक, जिसमें हम क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। बताया था चांदी, तांबा, ये सब क्या है, चालक। विद्युत रोधी, जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। और अर्धचालक। अब हम आगे पढ़ेंगे जो हमारा है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, तो अर्थिंग क्या होता है हमारा, यदि किसी आवेशित पदार्थ को पृथ्वी से किसी चालक के द्वारा जोड़ दिया जाए तो पदार्थ का आवेश चालक से होते हुए पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भूसंपर्कन या पृथ्वीकृत करना। हमको पता है कि घरों में अर्थिंग तार का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जब कभी भी जो है अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होती है तो उपकरण ख़राब हो सकते हैं और ख़राब होने से वो जल सकते हैं। और इसी को बचाने के लिए क्या किया जाता है, एक ऐसे तार का प्रयोग करते हैं जो अधिक धारा अगर प्रवाहित हो रही है उसको वो पृथ्वी पे ले जाए। और पृथ्वी बहुत बड़ा क्या होता है, चालक, हम जानते हैं। और वो उस धारा को क्या कर सकता है, संग्रहित या अपने अंदर धारण कर सकता है। अब हम बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण शब्द को समझिए। प्रेरण क्या होता है, प्रेरणा। जैसे कि दो गधे बच्चे हैं और एक होशियार बच्चे के साथ उसको रखते हैं तो क्या होगा कि उन गधों बच्चों में जो पढ़ने लिखने के लिए थोड़ा सा कोताही बरतते हैं वो होशियार बच्चे के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ सेम कंडीशन किसमें होता है, आवेश उत्पत्ति में। जैसे कि एक चालक है और उसके सामने एक आवेशित चालक लाते हैं। तो आवेशित चालक लाते हैं तो क्या होता है, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आप लोग को। मान के चलते हैं हमारे पास एक चालक है और इस चालक में हम क्या दे दिए हैं, धन आवेश। और इसके पास एक अन्य चालक है, उसके पास लाते हैं जिसमें कोई आवेश नहीं है। तो देखते हैं कि इसके पास में क्या आ जाते हैं, ऋण आवेश, और दूर में क्या आ जाते हैं, धन आवेश। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमको समझना होगा कि चालक में जो है इलेक्ट्रॉन और ये अन्य चालक है जिसमें हमने क्या दिया है, धन आवेश दिया है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है धन की ओर आकर्षित होकर एक किनारे पर आने लगते हैं और इधर से जो इलेक्ट्रॉन हटते जाएंगे तो उसके जगह क्या आने लगते हैं, धन आवेश। ये प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे और यह आकर्षण का। तो इसका एक सिरा ऋण आवेशित और एक सिरा क्या हो जाता है, धन आवेशित। अगर इसके धन सिरे को हम किससे संपर्क कर जाते हैं, पृथ्वी से, तो ये समस्त धन आवेश कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी में। और ये हमारा जो चालक है वो पुनः क्या हो जाता है,
ऋण आवेशित हो जाता है पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार से एक धन आवेशित चालक को समीप लाने पर किसी अन्य चालक के जो अनावेशित है वो क्या हो गया, हमारा आवेशित हो गया। इसी को कहते हैं प्रेरण। इसकी प्रेरणा से क्या हो रही है, ये आवेशित हो रही है। तो जब किसी आवेशित क्षण को विद्युत रुद्ध स्टेन द्वारा किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाला सिरा क्या हो जाता है, विजातीय आवेश, और दूरवर्ती सिरा क्या हो जाता है, सजातीय आवेश। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये विजातीय है, धन है, यहाँ पे ऋण, और यहाँ पे दूरवर्ती में क्या है, सजातीय, धन है तो धन। इसको हम जस्ट इसका उल्टा समझ सकते हैं। अगर ऋण आवेशित है तो इधर अनावेशित चालक है तो इसमें से पास वाले सिरे पे धन और दूरवर्ती सिरे में क्या आएगा, ऋण। इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रेरण के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होना। अब हम देखते हैं कि जो है विद्युत आवेश के मूल गुण, कि विद्युत आवेश में क्या क्या गुण होते हैं। तो आवेश में तीन प्रकार के गुण होता है। पहला तो आवेश का संरक्षण, दूसरा आता है आवेश का क्वांटीकरण, और तीसरा आता है आवेशों की योज्यता या आवेशों का योग। तो हम जानते हैं कि आवेश क्या है, अदिश राशि है। आवेश क्या है हमारा, अदिश राशि। तो अदिश राशि है तो इसको सामान्य बीजगणितीय विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं। सदिश और अदिश पढ़े थे, इनको सामान्य योज्यता मतलब जो जितने भी आवेश होंगे सबको जोड़ा जा सकता है। तो अब बारी बारी समझने का प्रयास करते हैं। संरक्षण, पहले ही हम लोग 11वीं में पढ़ चुके हैं बहुत सारे ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे है क्या है हमारा आवेश संरक्षण। तो आवेश संरक्षण क्या हो जाएगा, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है तो नष्ट किया जा सकता है। केवल क्या होगा, ये एक जो है चालक से दूसरे चालक में क्या हो जाती है, स्थानांतरित। जैसे कि कांच की छड़ में जो आवेश इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए, रेशम के कपड़े में। तो जितना आवेश किस में आया था, कांच की छड़ में, उतना ही आवेश किस में आया था, रेशम के कपड़े में। तो इस प्रकार ना तो आवेश उत्पन्न हुआ है ना तो नष्ट, केवल ऊर्जा मिल जाने से वो कांच की छड़ से निकल कर कहाँ चला गया है, रेशम के कपड़े में। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, आवेश का संरक्षण। अर्थात किसी विमुक्त या पृथककृत निकाय, मतलब बिल्कुल अलग, जिसका किसी से साथ कोई संपर्क नहीं है, उस निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। जैसे कांच को अगर केवल मान के चले तो कांच में जो आवेश है वो उतना ही रहेगा। जब उसको रगड़ा गया तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या हो रहा है, रेशम के कपड़े में जा रहा है। और दूसरे शब्दों में इसको और कह सकते हैं कि निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, सदैव संरक्षित रहता है, उसमें नियत रहता है, या बीजगणितीय योग शून्य होता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। और दूसरा चीज़ आता है महत्वपूर्ण, ये है आवेश का क्वांटीकरण। देखो क्वांटीकरण का मतलब होता है फिक्स, एक पर्टिकुलर फिक्स हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटीकरण। तो हमको पता है कि जो है कोई भी पदार्थ जो अणु और परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसके नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल कर जा रहा है, रेशम के कपड़े में मान के चलते हैं। तो ये क्या हो गया, ऋण आवेशित, और ये क्या हो गया हमारा धन आवेशित। तो जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही यहाँ पे क्या आएगा, ऋण, और उतना ही यहाँ पे क्या आएगा, धन। अब यहाँ से क्वांटीकरण की बात, तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक पूर्ण इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा है, कक्षक से बाहर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, बाहर जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं होती। सदैव क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से क्या होता है, निकलता है। तो क्वांटीकरण क्या कहता है, किसी भी चालक में आवेश सदैव पूर्णांक रूप में होता है, पूर्णांक में पाया जाता है, ये कह सकते हैं। अर्थात आवेश Q बराबर होता है NE, यहाँ पे N इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4, इस तरह से। यहाँ पे प्लस माइनस दर्शा सकते हैं कि जो आवेश है Q वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 धन, या अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिला तो यहाँ पे क्या जाएगा, -2e, अगर -3, अगर धन आवेशित है +2e +3, इस तरह से। ये कभी भी 1/2e, 3/2e या 5/2e, अर्थात ये आधे रूप में कभी भी नहीं होता, ये कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण, कि आवेश सदैव किसके रूप में पाया जाता है, पूर्णांक के रूप में। समझ में आया होगा आप लोग को
कि आवेश किसके रूप में पाया जाता है, पूर्णांक। अब अगला आता है योज्यता, तीसरा चीज़ हम लोग पढ़े थे क्वांटीकरण, इसके बारे में बताया हम लोग अभी, क्वांटीकरण। ये हमारा क्या हो गया, क्वांटीकरण। ध्यान रखेंगे Q बराबर क्या होगा, Ne। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही क्या होते हैं, आवेश। और हमको याद रखना है कि E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, सॉरी C से दर्शाते हैं कूलाम। 101 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। यहाँ पे अगर प्लस माइनस है तो यहाँ भी हम प्लस माइनस ले सकते हैं, अर्थात धन आवेश है तब भी 1.6 × 10⁻⁻19 और ऋण आवेश है तो भी हम क्या लेंगे, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस तरह से हम इसको धन और ऋण में ले सकते हैं। अब आता है अगला योज्यता, आवेशों की योग, आवेशों का योग। तो आवेशों का योग के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये भी बताया, अगर कोई चालक है, इस चालक में अगर +Q आवेश, -2Q आवेश, +3Q आवेश, +4Q आवेश, इस तरह से आवेश दिया गया है, तो इसमें कुल कितने आवेश होंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, +Q, -2Q, +3Q, +4Q, इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 और 1, 8 और -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6Q। तो ये 6Q आवेश क्या होगा, यहाँ पे 6 जो Q कूलाम आवेश हमारा क्या है उस चालक में उपस्थित है। क्योंकि ये अदिश राशि है तो इसको सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा और घटाया जा सकता है, अर्थात किसी चालक में उपस्थित कुल आवेश को हम क्या कर सकते हैं, उसके योग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि जो है सजातीय और विजातीय आवेश, धन आवेश, धन ऋण, यहाँ पे धन ऋण और ऋण धन, इनमें क्या होता है प्रतिकर्षण और इनमें क्या होता है आकर्षण। तो प्रतिकर्षण और आकर्षण के बारे में बात किए थे, तो ये प्रतिकर्षित करते हैं और ये आकर्षित होते हैं, अर्थात प्रतिकर्षण और आकर्षण क्या है, एक प्रकार से बल है, इसको हम क्या कह सकते हैं, बल। तो सजातीय या विजातीय आवेशों में लगने वाला जो बल है वो बल किस प्रकार का हो सकता है, प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण प्रकृति का। तो इस प्रतिकर्षण और आकर्षण प्रकृति का बल का जो है ये बल कितना लगता है, इसको ज्ञात करने के लिए कूलाम ने नियम दिया था, कूलाम का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं, या इसको व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये क्या बताता है, किन्हीं भी दो आवेशों में, देखिए किन्हीं भी दो आवेश, तो मान के चलते हैं ये दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक हमारा क्या है Q2, ये कोई भी दो आवेश हैं, इसकी प्रकृति क्या हो सकती है, दोनों धन हो सकता है, दोनों ऋण हो सकता है, एक धन या एक ऋण हो सकता है। अगर इसको बीच की दूरी मान के चलते हैं, कितना है हमारा R है, इनको R दूरी पर रखा गया है, तो इनके मध्य दो प्रकार का बल लग सकता है, एक तो प्रतिकर्षण बल, एक तो क्या लग सकता है आकर्षण बल। तो ये प्रतिकर्षण और आकर्षण बल का मान, लगने वाला बल का मान इनके दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती, अर्थात Q1 Q2, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती। तो बीच की दूरी का वर्ग क्या हो जाएगा, 1/r² के व्युत्क्रमणपाती होता है। तो शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियमानुसार किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान F उन आवेशों के गुणनफल के बराबर, इन आवेशों के परिमाण, जितने भी आवेश होंगे उस परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमणुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणुपाती होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। चूँकि व्युत्क्रम वर्ग इसलिए यहाँ पे देखिए व्युत्क्रम है और वर्ग है, इसीलिए इसके व्युत्क्रम वर्ग नियम के भी नाम से जानते हैं। अगर दोनों को अगर हम लोग एक साथ ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि नियतांक का प्रयोग करते हैं। तो F = लिखते हैं कि Q1 Q2 डिवाइड बाई R², जहाँ पे K हमारा क्या है, नियतांक है, क्या है हमारा K नियतांक। ये किस पर निर्भर करेगा, मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है K का मान। हम लोग क्या करते हैं, CGS पद्धति, CGS अलग अलग पद्धति 11 में पढ़े हैं। CGS बराबर K बराबर लेते हैं 1 और MKS
या SI पद्धति में हम लोग लेते हैं k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ध्यान देंगे k बराबर क्या लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो ये है हमारा कूलाम प्रवर्तक वर्ग नियम। अब अगर मान के चलते हैं कि इन दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम है, कुछ भी हो सकता है हमारा माध्यम, तो माध्यम है तो वहाँ पे हम यहाँ पे एक और टर्म्स ले लेते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, जहाँ पे ये जो कैपिटल के है ये परावैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है, माध्यम का परावैद्युतांक के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कूलाम का प्रवर्तक वर्ग नियम। यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 इनका मान एप्सिलॉन 0 इसका मान होता है 8.84 × 10⁻⁻12। याद रखेंगे इसको, इसका मान जो है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चूँकि ये किससे नहीं लिख लेगा इसका मान बल से, बाकी ये जो शेष राशि है इसको ले आएंगे तो Q1 Q2 कूलाम का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और चूँकि बल है तो बल का मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसकी गणना कर सकते हैं, ये इसका सांख्यिक मान है। और जब ये वाला जो पूरा टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है इसको हम लोग दर्शाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन के रूप में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर के रूप में भी इसका मात्रक होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा उसका सांख्यिक मान के रूप में हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। Q1 Q2 दिया रहेगा, R की वैल्यू दी रहेगी, तो हम इसकी गणितीय कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कूलाम का प्रवर्तक वर्ग नियम। अब इसी में हम क्या कर सकते हैं Q1 Q2 इसके एकांक आवेश, ध्यान देंगे एकांक आवेश, एकांक आवेश क्या होता है पूछा जाता है। तो हमको पता चला F बराबर क्या 9 × 10⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे लगने वाला बल का मान हम क्या करें, देखो यदि दो आवेश जिसके परिमाण एकांक है कब होंगे, यदि ये जो है 9 × 10⁹ न्यूटन, यदि यहाँ पे R = 1 मीटर ले लेते हैं, R = क्या लेते हैं 1 मीटर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा F = 9 × 10⁻9 न्यूटन। यदि दो आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और वो दोनों एक दूसरे पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 9 × 10⁻9 = 9 × 10⁻9 Q1 Q2 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर। तो ये कैंसिल, तो क्या मिला Q1 Q2 = 1। यदि दोनों का Q1 = Q2 क्या है Q है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा Q² = 1। तो Q बराबर ±1, क्योंकि रूट हो जाएगा, अर्थात Q की वैल्यू कितनी है 1। तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं यदि दो आवेश जिसके परिमाण समान हैं 9 × 10⁹ न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, यदि उनको कितनी दूरी पर रखा गया है 1 मीटर की दूरी पर, तो ये आवेश कहलाते हैं एकांक आवेश। ध्यान देंगे, इसको किसी भी रूप में परिभाषित किया जा सकता है, आप बल के रूप में करें या फिर कहीं भी, पहले अगर बल को बोले या फिर दूरी को बोले। यदि 1 मीटर की दूरी पर रखे दो आवेश एक दूसरे पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, तो ये आवेश क्या कहलाएंगे एकांक आवेश। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं परिभाषित कर सकते हैं। अब आता है, चूँकि कूलाम का नियम पढ़े हैं तो इसकी नियम की सीमाएं हैं, सीमा लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। ये जो नियम है केवल किस पर लागू होते हैं, स्थिर आवेशों पर। ध्यान देंगे, ये आवेश अगर गतिशील हैं तो इस नियम को लागू नहीं कर सकते। और दूसरा चीज़ है कि बहुत कम दूरी अर्थात 10⁻⁻15 मीटर,
क्योंकि ये नाप की दूरी हो जाती है तो इस दूरी पर भी ये बल कार्य नहीं करता, अर्थात इस नियम को हम लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निम्नतम दूरी और बहुत अधिक दूरी के लिए भी ये लागू नहीं होता। तो इसकी दो ही कंडीशन है, याद रखेंगे कि ये केवल किसके लिए होता है, स्थिर आवेशों के लिए। पहला तो स्थिर आवेश के लिए, और दूसरा चीज़ आता है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी में नहीं होता ये लागू। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आज का, बाकी कल के क्लास में हम पढ़ेंगे आगे। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।